सीटेट सीटीपी। बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? वृद्धि दर, संवेदी प्रकार, सूक्ष्म और स्थूल मोटर स्किल, अंतर व्यक्ति संबंध। तो बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? वृद्धि दर, संवेदी प्रकार, सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल। 1, 2, 3 सही। शारीरिक विकास के तात्पर्य बच्चे के शरीर और शारीरिक क्षमताओं में होने वाले परिवर्तनों और प्रगति से है। इसमें मात्रात्मक पहलू जैसे वृद्धि दर अर्थात ऊंचाई और वजन में वृद्धि और गुणात्मक पहलू जैसे संवेदी प्रकार, दृश्य, श्रवण, स्वाद, ग्रंथ, स्पष्ट और स्थूल सकल गत्यात्मक कौशल का विकास शामिल है। वृद्धि दर इस पहलू में आयु बढ़ने के साथ बच्चे की ऊंचाई, वजन और समग्र आकार में मापनीय वृद्धि शामिल है। यह बच्चे के शारीरिक विकास का एक आवश्यक संकेतक है। संवेदी प्रकार बच्चे की पर्यावरण को समझने और उसके साथ अंतःक्रिया करने की क्षमता के लिए संवेदी प्रकार का विकास महत्वपूर्ण है। इसमें 5 इंद्रियां दृश्य, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श का विकास शामिल है। सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशल। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में छोटी मांसपेशियों का समन्वय और नियंत्रण शामिल होता है, जैसे कि लिखावट, कैंची का उपयोग करने का या कपड़े के बटन लगाने में प्रयोग होने वाले मांसपेशियों आदि। दूसरी ओर स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियों का समन्वय और नियंत्रण शामिल होता है, जैसे कि चलने, दौड़ने, कूदने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी उत्तर 1, 2 और 3 सही है। हालांकि अंतर्वैयक्तिक संबंध बच्चे की समग्र विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन उसका शारीरिक विकास के कोई सीधा संबंध नहीं है। अंतर्वैयक्तिक संबंध मुख्य रूप से सामाजिक और भावनात्मक विकास के क्षेत्र में आते हैं, जो बच्चे के समग्र विकास का एक विशिष्ट पहलू है। कथन: एक बच्चा कुछ तांत्रिक गति ही परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता। अधिगम विकास पर निर्भर है। सही विकल्प चुनें। एक बच्चा तांत्रिक गति परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। अधिगम विकास पर निर्भर है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है।
अभिकथन: एक बच्चा कुछ तांत्रिक गति परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। यह सही है, क्योंकि पेंसिल पकड़ने और लिखने के लिए कुछ शारीरिक क्षमताओं और समन्वय की आवश्यकता होती है, जो बच्चे के बड़े होने के साथ साथ विकसित होती है। तर्क: अधिगम विकास पर निर्भर है। यह भी सही है। संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावात्मक विकास सभी बच्चे की नए कौशल सीखने की क्षमता में योगदान करते हैं। इस स्थिति में आर वास्तव में एक की सही व्याख्या करता है। विशेष रूप से तांत्रिक गति परिपक्वता एक बच्चे के लिए पेंसिल पकड़ने और लिखने के शारीरिक कौशल सीखने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जिसकी माध्यमिक बाल्यावस्था में भी भूमिका है। परिवार, मीडिया, स्कूल, पड़ोस, शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जिससे माध्यमिक बाल्यावस्था की भी भूमिका है। परिवार समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति आम तौर पर कम आयु से शुरू करके अपने समाज या संस्कृति के मानदंडों, मूल्य, व्यवहारों और रीति रिवाजों को सीखते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। परिवार आम तौर पर बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला स्रोत होता है, क्योंकि यह प्राथमिक संदर्भ होता है जिसमें प्रारंभिक विकास होता है। माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य प्रारंभिक सामाजिक वातावरण प्रदान करते हैं, जो बच्चे को दृष्टिकोण, व्यवहार, आत्म अवधारणा और विश्व दृष्टिकोण के आकार देता है। जीवन के प्रारंभिक चरण में से बच्चे अपने परिवार के संदर्भ में मानदंड, मूल्य और भूमिकाएं सीखना शुरू कर देते हैं। इसमें परिवार इकाई के भीतर उनकी भूमिका, जैसे बेटा बेटी, भाई बहन होना, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएं और अन्य व्यवहार संबंधी मानदंडों को समझना शामिल है। परिवार समाजीकरण का एक प्रमुख घटक है। मीडिया, स्कूल और पड़ोस जैसे अन्य कारक भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, खासकर जब बच्चा बड़ा होता है और अपने सामाजिक क्षेत्र का विस्तार करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शिक्षकों को यह पहचानना चाहिए कि परिवार समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था है, जिसकी माध्यमिक बाल्यावस्था में भी भूमिका है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है, बजाय अमूर्तता के। संवेदी गामक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने और सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है, बजाय अमूर्तता के। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था वो है जब बच्चे मूर्त अमूर्त की बजाय घटनाओं के बारे में अधिक तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं। यह अवस्था आमतौर पर 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच होती है। इस अवधि के दौरान बच्चे तर्क और विवेक का उपयोग करने में अधिक कुशल हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी बहुत मूर्त होती है। वह अमूर्त और काल्पनिक अवधारणाओं से जूझते हैं। वो संरक्षण की अवधारणा को भी समझना शुरू कर देते हैं कि मात्रा, आकार या व्यवस्था में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है, और वे वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु तक में अधिक सामान्य है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे दिखावा टिप्पण में संलग्न होना शुरू कर देते हैं और प्रतीकों जैसे वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों या चित्र में उपयोग को समझना शुरू कर देते हैं। वे अभी भी तार्किक सोच और दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझने के साथ संघर्ष करते हैं। हालांकि जैसे जैसे वे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं, प्रतीकात्मक नाटक और तार्किक तर्क के अधिक परिष्कृत रूपों में संलग्न होने की उनकी क्षमता विकसित होती है और बेहतर हो जाती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। यह वयस्कों से अलग सोचते हैं। बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न है। बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जीन पियाजे एक स्वस्थ विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विशेष रूप से इस बात में रुचि रखते थे कि बच्चे की सोच वयस्कों से कैसे भिन्न होती है। उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ने केवल वयस्कों की तुलना में कम जानते हैं। उनकी सोच गुणात्मक रूप से भिन्न है। पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिनमें से प्रत्येक में विश्वास को समझने की अलग अलग क्षमताएं और तरीके होते हैं। संवेदी गामक अवस्था जन्म और लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु और बच्चे संवेदी अनुभव और वस्तुओं के साथ शारीरिक अंतःक्रिया के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु बच्चे प्रतीकात्मक रूप से विश्वास का प्रतिनिधित्व करना शुरू करते हैं, जैसे कि भाषा के माध्यम से, लेकिन उनमें मानसिक संचालन करने और दूसरों के दृष्टिकोणों से चीजों को देखने की क्षमता का अभाव होता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु है। बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में तर्क और विवेक का उपयोग करना शुरू करते
हैं, लेकिन वह अमूर्त या काल्पनिक अवधारणाओं के साथ संघर्ष करते हैं। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था लगभग 11 वर्ष और उससे अधिक है। किशोरों और वयस्कों अमूर्त या काल्पनिक अवधारणाओं के बारे में भी तर्क और विवेक का उपयोग कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार ये परिवर्तन केवल अधिक जानकारी या कौशल प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि विषयों के बारे में सोचने और समझने के मौलिक रूप से अलग अलग तरीकों शामिल हैं। इसलिए उनका सिद्धांत बताता है कि बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भी भिन्न होता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जिन पियाजे के अनुसार में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, पारा अनुबंधन। जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन के प्राप्ति में निम्न दो पूरक प्रक्रिया शामिल होती है। आत्मसातीकरण यह नई जानकारी लेने और उसे मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा का भाग बनाने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे के पास पहले से ही कुत्ते के लिए एक मानसिक श्रेणी या स्कीमा है और वह पहली बार एक बिल्ली देखते हैं, तो वे शुरू में इस जानकारी को आत्मसात कर सकते हैं और बिल्ली को कुत्ते के रूप में अंकित कर सकते हैं। समायोजन इस नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप किसी के मौजूद स्कीमा या विचारों को बदलने की प्रक्रिया है। पिछले उदाहरण का उपयोग करते हुए, जब बच्चे बिल्लियों के बारे में अधिक सीखते हैं और महसूस करते हैं कि बिल्लियां और कुत्ते अलग अलग हैं, तो वह कुत्ते के लिए अपने स्कीमा को समायोजित करके और बिल्लियों के लिए एक नया स्कीमा बनाकर इस नई जानकारी को समायोजित करेंगे। पारा का अनुबंधन पियाजे के अनुकूलन के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। पारा वाइगोत्स्की के अधिगम के सिद्धांत की एक अवधारणा है, जहाँ एक अनुभवी मार्गदर्शक शिक्षार्थी को उन कार्यों को पूरा करने में मदद करता है जो वे अकेले नहीं कर सकते हैं। अनुबंधन एक प्रकार के अधिगम को संदर्भित करता है, जैसे कि शास्त्रीय या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, जहाँ व्यवहार, पहचान, साहचर्य या परिणामों के माध्यम से सीखा जाता है और यह पियाजे के मॉडल का भाग नहीं है। कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। कोहलबर्ग
के किस सिद्धांत कोयलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। पारंपरिक स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक स्तर वह चरण है जिसमें किसी व्यक्ति का नैतिक तर्क मूल्य मुख्य रूप से सामाजिक नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित होता है। इसमें निम्न दो चरण शामिल हैं। चरण अच्छा पारस्परिक संबंध। इस स्तर पर व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति या अस्वीकृतियों को प्रति उत्तरदायी होता है और एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है, यह जान कर कि ऐसा करने में अंतर्निहित मूल्य है। चरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना तक व्यक्ति समग्र रूप से समाज के प्रति अधिक चिंतित हो जाता है। नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और कानून को कायम रखने के आधार पर लिए जाते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति सभी अभी तक अमूर्त सिद्धांतों या मूल्यों जैसे कि उत्तर पारंपरिक स्तर पर से संदर्भ में नहीं सोच रहे हैं और उन नैतिकता पर केवल सजा या पुरस्कार पूर्व पारंपरिक स्तर की तरह द्वारा निर्धारित नहीं होती है। इसके बजाय उनका ध्यान सामाजिक मानदंडों और दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने पर है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर पारंपरिक स्तर है। लेवाइगोस्की के प्रस्तावित किया कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, बार-बार अभ्यास है और प्रत्यास्मरण से होता है। अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास से स्वतंत्र होता है। लेवाइगोस्की का प्रस्तावित विकास लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। सविनय मनोवैज्ञानिक लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जो अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक के महत्व पर बल देता है। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक अंतःक्रिया विशेष रूप से समाज के जानकार सदस्यों के साथ जुड़ाव बच्चे के अधिगम और संज्ञानात्मक विकास को काफी बढ़ा सकता है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। उन्होंने अधिगम और विकास की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक संदर्भ और भाषा के महत्व पर बल दिया। वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD की अवधारणा भी दी, जो कि एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और एक अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन से क्या कर सकता है के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। लेवाइगोस्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र
के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुकूलन को सिर्फ करना चाहिए, सजा देना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पारा प्रदान करना चाहिए। ले के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चे को समीपस्थ विकास के क्षेत्र को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? पारा प्रदान करना चाहिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विशेषज्ञ जैसे शिक्षक, माता पिता या अधिक जानकार सहकर्मी बच्चे को पारा प्रदान करके उनके समीपस्थ विकास ZPD को भीतर उच्च स्तर पर प्रदान करने में सक्षम बन सकते हैं। पारा आधारभूत सहायता एक रूपक अवधारणा है जो कि शिक्षार्थियों को किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन, समर्थन या संरचना को संदर्भित करता है जिसे वे स्वयं पूरा करने में सक्षम नहीं हो गए। इसमें संकेत प्रदर्शन या किसी जटिल कार्य को छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना शामिल हो सकता है। पारा एक लक्ष्य धीरे समर्थन वापस लेना है क्योंकि शिक्षार्थी अधिक कुशल हो जाता है और कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम हो जाता है जिससे उनके अधिगम और विकास के बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार पारा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और उनके ZPD की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को उपयुक्त शिक्षा क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है। शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रगतिशील शिक्षा में से जन्मी एक अवधारणा है। यह एक शैक्षणिक आंदोलन है जो अनुभवात्मक शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और छात्रों की जन्मजात क्षमताओं की वृद्धि पर बल देता है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को सूचना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के बजाय अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखा जाता है। शिक्षा बाल केंद्रित है जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षक मार्गदर्शक और सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, छात्रों को अधिगम के अवसर प्रदान करते हैं जो उनकी जिज्ञासा को प्रेरित करते हैं, अन्वेषण को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें विषय वस्तु के सार्थक तरीकों से जुड़ने की अनुमति देते हैं। इसका लक्ष्य छात्रों को स्वतंत्र विचार और अधिगमकर्ताओं बनाने में मदद करना है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलापों के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा होने की संभावना है? स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि।
एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि। गार्डन गार्डन गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुबुद्धि के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, जो मुख्य रूप से बुद्धि लब्धि आईक्यू और मानकीकृत परीक्षणों पर केंद्रित है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार भाषाई बुद्धि सूचना देने, मनाने, मनोरंजन करने और विचारों को व्यक्त करने जैसे कार्यों के लिए मौखिक और लिखित रूप से भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। उच्च भाषाई बुद्धि वाले लोगों जैसे कवि, लेखक और कहानीकार आमतौर पर पढ़ने, लिखने और चर्चा जैसी गतिविधियों में आनंद लेते हैं। उनमें स्वयं को मौखिक और लिखित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रबल क्षमता होती है और उन्हें अक्सर भाषा की बारीकियों का गहन सराहना होती है। हालांकि इन व्यक्तियों में बुद्धि के अन्य क्षेत्रों जैसे कि अंतर्व्यक्ति बुद्धि, जो आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं और अभिप्रेरणाओं को समझने से संबंधित है, में भी क्षमता हो सकती है। भाषाई बुद्धि कवियों, लेखकों और कहानीकारों के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगी। लेव वाइगोत्स्की को प्रतिपादित किया कि भाषा के संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, अधिगम और विकास को प्रभावित नहीं करता, सामाजिक संदर्भ को उससे प्रभावित नहीं होता है। लेव वाइगोत्स्की के प्रतिपादित क्रिया में भाषा के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख भूमिका है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञान में भाषा की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देता है। उन्होंने भाषा के सांस्कृतिक उपकरणों के एक समूह के रूप में देखा जो संज्ञानात्मक विकास के आकार देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और समझ सामाजिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होती है और भाषा इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे दूसरे के साथ अपनी भाषाई अंतःक्रिया के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचना और समझना सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, विचार और भाषा तेजी से आपस से जोड़ते जाते हैं। यह सुझाव देते हुए कि जटिल संज्ञानात्मक गतिविधियां अनिवार्य रूप से प्रकृति में सामाजिक और भाषाई होती है। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समरूपता, समानता, मानकीकृत। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समता। कक्षा में विविधता का तात्पर्य एक ही अधिगम के वातावरण
में विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृतियों, जातियों, नस्लें, लिंगों, सामाजिक आर्थिक स्थितियों, क्षमताओं और अन्य विविध विशेषताओं वाले छात्रों की उपस्थिति से है। समता यह सुनिश्चित करने का सिद्धांत है कि सभी छात्रों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों, अवसरों और समर्थन तक पहुँच प्राप्त हो। यह स्वीकार करती है कि विभिन्न छात्रों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने और शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इस पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों को समता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके विपरीत अन्य विकल्प कक्षा के में विविधता को संबोधित करने के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है। समरूपता पर ध्यान देने का अर्थ है सभी छात्रों के साथ उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विचार किए बिना एक जैसा व्यवहार करना है। यह दृष्टिकोण छात्रों की विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं को नज़रअंदाज कर सकता है, जिससे अधिगम और विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। समानता में सभी छात्र के साथ समान व्यवहार करना, सभी को समान संसाधन और सहायता प्रदान करना शामिल है। हालांकि समानता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन यह विभिन्न छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न आवश्यकताओं को चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता है। मानकीकृत में सभी छात्रों के लिए समान मानकीकृत उपाय और मूल्यांकन लागू करना शामिल है। यह दृष्टिकोण छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं और कमजोरियों पर विचार नहीं कर सकता है और यह उनकी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित करने की क्षमता को सीमित कर सकता है। अधिगम के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षा के लिए सीखना, वैचारिक समझ, यांत्रिक अभ्यास, स्मरण और पुनरुत्पादन। अधिगम के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? वैचारिक समझ अधिगम के लिए आकलन जिसमें रचनात्मक आकलन के रूप में भी जाना जाता है, एक सतत और अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति और समझ के बारे में सूचना को एकत्र करने के लिए होती है। अधिगम के लिए आकलन का प्राथमिक ध्यान छात्रों के विषय वस्तु की वैचारिक समझ को मापना है, न कि केवल सूचना को याद करने और पुनः पेश करने की उनकी क्षमता को मापना है। नीचे बताया गया है कि अधिगम के लिए आकलन को वैचारिक समझ को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए। परिपृष्ठ और समर्थन अधिगम के लिए आकलन छात्रों को अवधारणाओं की उनकी समझ के बारे में समय पर परिपृष्ठ प्रदान करता है। यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां छात्र संघर्ष कर सकते हैं और शिक्षकों को उनकी अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित समर्थन और हस्तक्षेप की प्रस्तुति करने में सक्षम बनाता है। अधिगम की प्रगति वैचारिक समझ पर ध्यान केंद्रित करके अधिगम के लिए आकलन शिक्षकों को मौलिक अवधारणाओं को समझने और उनके ज्ञान को क्रमिक रूप से बढ़ाने
में छात्रों की प्रगति को मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। सक्रिय अधिगम के लिए आकलन अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देता है। छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन करने, अपने ज्ञान को लागू करने और अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने, गहन अधिगम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिगम के लिए आकलन को वैचारिक समझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है। समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच, ज्ञान का पुनरुत्थान और अभिसारी सोच, छात्रों के बीच प्रतियोगिता, छात्रों में तनाव और चिंता। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों के कौन दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है। समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच। समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच। कक्षा में खुले प्रश्न का उपयोग और बच्चे को कई दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल और अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। खुले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका एक भी सही उत्तर नहीं होता, बल्कि विकल्प प्रकार के विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं और व्याख्याओं की अनुमति होती है। छात्रों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करने में विभिन्न दृष्टिकोण, विचारों और संभावनाओं की खोज करना शामिल है। खुले प्रश्नों का उपयोग करके और कई दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर शिक्षक एक समावेशी और बौद्धिक रूप से प्रेरक अधिगम का वातावरण बनाते हैं। छात्र अपने विचार साझा करने, आलोचनात्मक चिंतन को संलग्न होने और विधि दृष्टिकोण का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल समस्या समाधान कौशल और अपसारी चिंतन को बढ़ाता है, बल्कि रचनात्मक और जटिल अवधारणाओं की गहन समझ को भी बढ़ावा देता है। समावेशी के सिद्धांत का प्रस्तावित करते हैं। समावेशी के सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं। विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय। बच्चे के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया। सभी बच्चे के लिए समावेशी और मानकीय पाठ्यक्रम। प्रत्येक बच्चे को पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होती है और उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। समावेशी के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं। समावेशी के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं। प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। समावेश एक शैक्षणिक दर्शन शास्त्र है जो सभी बच्चे को उनकी विधि पृष्ठभूमि, क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना समान अवसर और समस्या समाधान करने को पेश करता है। यह एक ऐसा अधिगम का माहौल बनाने पर जोर देता है जहाँ प्रत्येक बच्चा मूल्यवान, सम्मानित और संलग्नता का अनुभव करता है और जहाँ उनकी अद्वितीय क्षमताओं और चुनौतियों को पहचानना
और संबोधित किया जाता है। समावेश में के सिद्धांत की मुख्य विशेषता है विविधता पर जोर, क्षमताओं, अधिगम की शैलियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभवों के संदर्भित में व्यक्तिगत अंतर पर विचार करते हुए समावेशी शिक्षार्थियों की विविधता को महत्व देता है और उसका जश्न मनाता है। समान अवसर समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे को बिना किसी पक्षपात या बहिष्कार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम के अवसर प्राप्त हो। सहायक वातावरण या समावेशी समायोजन में शिक्षक और कर्मचारी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित सहायता और समायोजन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहयोग समावेश में प्रत्येक बच्चे की शिक्षा और विकास को समर्थन देने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग शामिल है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समावेशी का सिद्धांत प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी उसके समय विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना है। श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार है? बड़ी मुद्रित वाली किताबें, बैसाखी, सांकेतिक भाषा, श्रवण टेप। श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सा समायोजन तकनीक मददगार है? सांकेतिक भाषा। श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए सांकेतिक भाषा का समायोजन तकनीकी का उदाहरण है। सांकेतिक भाषा का दृश्य संकेतात्मक भाषा है जो जानकारी देने और संप्रेषण करने के लिए हस्तरित चेहरे की भाव और शारीरिक मुद्रित का उपयोग करती है। यह संप्रेषण का एक विशेष रूप है जिसका उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो बधिर हैं या जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। समायोजन के रूप में सांकेतिक भाषा का उपयोग करने से श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों को जानकारी तक पहुँचने और कक्षा में चर्चाओं और गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति मिलती है। सांकेतिक भाषा दुभाषीय या सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित शिक्षक बोली जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा के व्याख्या पर कर सकते हैं जिसका श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों को व्याख्यान, चर्चा और निर्देश समझने में मदद मिलती है। सांकेतिक भाषा जैसे समायोजन रणनीतियाँ शिक्षा के लिए एक समावेशी उपागम का हिस्सा है जहाँ असम विद्यार्थियों को अधिगम के वातावरण में पूरी तरह से भाग लेने और उनकी शैक्षणिक क्षमता तक पहुँचने के लिए आवश्यक समर्थन और अनुकूलन प्रदान किया जाता है। बच्चे की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित के किसके के रूप में तरीके प्रस्तावित नहीं करता है। संलग्न प्रतिनिधित्व नामीकरण क्रिया बच्चे की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किसके कई तरीकों से प्रस्तावित नहीं किया करते हैं। नामीकरण 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 अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन UDL एक शैक्षणिक प्रारूप है जिसका उद्देश्य सहभागिता प्रतिनिधियों और कार्य के कई साधन प्रदान करके विविध आवश्यकताओं को पूरा करना है। अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन लचीला और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने पर केंद्रित है जो सभी विद्यार्थियों को विविध अधिगम की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। यह मानता है कि शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, प्राथमिकताओं और पृष्ठभूमि में भिन्न होते हैं और इसलिए पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक उपागम इस प्रकार से डिजाइन किए जाने चाहिए जो इन अंतरों को समायोजित कर सके। UDL विद्यार्थियों को संलग्न करने और अधिगम में उनकी अभिप्राय और रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करने में प्रोत्साहित करता है। इसमें विभिन्न प्रारूप में विषय वस्तु प्रस्तुत करना, क्रियाकलापों में विकल्पों को पेशकश करना प्रासंगिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी विषय वस्तुओं को शामिल करना और एक सकारात्मक और सहायक शिक्षा वातावरण बनाना शामिल हो सकता है। UDL सूचना और विषय वस्तु को विविध तरीकों से प्रस्तुत करने को पेश करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थी विषय वस्तु पर पहुंच सके और समझ सके। इसमें दृष्टि, श्रवण या स्पर्श के तौर तरीकों को माध्यम से जानकारी प्रदान करना, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स और दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर विचार करना शामिल हो सकता है कि वह जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चे की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन नामीकरण के कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषता है? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, वर्तनी में गलती करना, ठीक से नहीं पढ़ना, एक ही गति के क्रिया को बार बार करना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आवश्यकता वाले छात्र की विशेष आवश्यकता है? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, वर्तनी में गलती करना, ठीक से नहीं पढ़ना। 1 2 3 अधिगम आवश्यकता LD एक तांत्रिक संबंधी विकार है
जो किसी व्यक्ति की जानकारी को प्रभावित ढंग से संसाधित करने और बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषताओं में शामिल है। पढ़ने में बच्चे या पंक्तियों को छोड़ देना। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में प्रवाह और यथार्थ के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ना पड़ सकता है। वर्तनी में गलतियाँ करना। वर्तनी में कठिनाई अधिगम आसक्तता का एक सामान्य लक्ष्य है, विशेष रूप से डिस्लेक्सिया में, जहाँ विद्यार्थियों को ध्वन्यात्मक नियमों को समझने और लागू करने में परेशानी हो सकती है। ठीक से नहीं पढ़ना। अधिगम आसक्तता प्रायः पढ़ने की समझ को प्रभावित करती है, जिससे पाठ को समझने और बनाने में कठिनाई होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर 1, 2, 3 है। एक ही गति की क्रिया को बार बार करना सामान्यतः अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थियों की विशेषताओं के साथ संरेखित नहीं होता है। एक ही गति की क्रिया को बार बार करना दोहराए जाने वाले व्यवहार से अधिक ही जुड़ा होता है, जिससे सवालियता क्रम विकार ASD जैसी कुछ स्थितियों में देखा जा सकता है, लेकिन यह अधिगम आसक्तता की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। कथन A, प्रतिभाशाली बच्चे को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य कर देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली बच्चे की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे को सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ये प्रतिभाशाली बच्चे को सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये और दोनों सही है। R एक ही सही व्याख्या करता है। अभी कथन एक कहा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे को उनकी क्षमताओं को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे को अधिगम की आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षकों को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्रतिभागों और क्षमताओं को निखारने के लिए उचित चुनौतियों और अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क अभिकथन का समर्थन करता है और यह बताता है कि प्रतिभाशाली बच्चे की अधिगम की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें प्रायः कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यह वास्तव में सही है, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अद्वितीय अधिगम की शैलियाँ, रुचि और क्षमताओं हो सकती हैं, जिन्हें उन्हें व्यस्त रखने और बौद्धिक रूप से अभिप्रेरित रखने के लिए अलग अलग निर्देश की आवश्यकता होती है। व्याख्या और इससे पीछे सही तर्क प्रदान करती है कि कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की अधिगम की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना
क्या महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं हो सकती हैं और वे वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए बनाई गई अवधारणाओं को जल्दी से समझते हैं या उन्हें अपनी शैक्षणिक क्षमता को पूरा करने के लिए अधिक अधिक गहन और चुनौतीपूर्ण कार्यों की आवश्यकता हो सकती है। उनकी विशिष्ट अधिगम की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करने से कक्षा में असंतोष, कम उपलब्धि का निराशा हो सकती है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में अधिगम को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। अधिक जानकार व्यक्तियों को सहयोग से बच्चे द्वारा निर्माण रूप से निष्कर्ष और व्यक्तिवाद रूप से उत्तेजन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप से व्यवहार के एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में अधिगम को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। अधिगम जानकार व्यक्ति को सहयोग से बच्चे द्वारा निर्माण रूप में यह परिप्रेक्ष्य अधिगम को रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है, जो यह बताता कि विद्यार्थी पर्यावरण, समकक्षी और शिक्षकों या सलाहकारों जैसे अधिक ज्ञानी व्यक्तियों या साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहाँ विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करते हैं। सक्रिय संबंध विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं एवं अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं और अपने अनुभवों और अंतःक्रिया के माध्यम से नई जानकारी का अर्थ बना रहे हैं। सामाजिक अंतः संबंध अधिगम को सामाजिक अंतः संबंध और समकक्षियों और अधिगम ज्ञानी अन्य लोगों के साथ सहयोग के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जो मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और समर्थन प्रदान करते हैं। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी अपने विद्यमान ज्ञान और स्कीमा को अधिगम की प्रक्रिया में लाते हैं और वे सक्रिय रूप से नई जानकारी को, जो वे पहले से जानते हैं, उसे जोड़ते हैं। प्रामाणिक संदर्भ अधिगम प्रामाणिक संदर्भों और अर्थपूर्ण गतिविधियों में स्थित है, जो विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल को दैनिक जीवन की स्थितियों को लागू करने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में अधिगम को अधिक जानकार व्यक्तियों में सहयोग से बच्चे द्वारा निर्माण रूप से समझा जाना चाहिए। समस्या समाधान के प्रक्रिया किससे बाधित होता है। अधि संज्ञानात्मक क्षमताओं से अनुक्रिया समुच्चय सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर समकक्षीय के साथ चर्चा व संवाद करके। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होता है। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होता है। अनुक्रिया समुच्चय समस्या समाधान को तात्पर्य विभिन्न स्थितियों में आने वाली चुनौतियों या मुद्दे या समाधान
खोजने की प्रक्रिया से है। इसमें किसी समस्या की पहचान करना, उसके घटकों का विश्लेषण करना और वांछित परिणाम या लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रभावी व्यक्ति तैयार करना शामिल है। अनुक्रिया समुच्चय समस्या समाधान में एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया या प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, जहाँ एक व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति या अनुक्रिया पर विश्वास करता है जो भूतकाल में कायल कर चुका है, भले ही यह वर्तमान समय के लिए सबसे उपयुक्त या प्रभावी उपागम न हो। अधिसंज्ञानात्मक क्षमता वास्तव में समस्या समाधान की सहायता करती है। अधिसंज्ञानात्मक का तात्पर्य किसी की अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में चिंतन और संज्ञानात्मक गतिविधियों की निगरानी और विनियमन करने की क्षमता से है। सुलझाइए कि उदाहरण को समझकर अध्ययन करना। सुलझा हुआ उदाहरण को समझकर अध्ययन करना। समझाइए अध्ययन समाधान के लिए लाभदायक हो सकता है क्योंकि वह व्यक्तियों को यह देखकर समस्या समाधान युक्तियों को समझने और अधिगम की अनुमति देता है कि विशेषज्ञ समस्याओं को कैसे देखते हैं और हल करते हैं। समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके किसी समस्या के विभिन्न दृष्टिकोण, सृजनात्मक विचार और संभावना समाधानों को खोज को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ा सकती है। इस प्रकार अनुक्रिया समुच्चय वह विकल्प है जो समस्या समाधान में बाधा डालता है। यह व्यक्तियों के वैकल्पिक युक्तियों पर विचार करने की क्षमता को सीमित करता है और पूर्व दृष्टिकोण पर विश्वास करके अनुकूलतः समस्या परिणामों को जन्म दे सकता है जो वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे को सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। कक्षा में केवल रचनात्मक और विविध तरीकों का आकलन को ही किया जाना चाहिए। बच्चे को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। मानव संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करके एकमात्र तरीका है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे को सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करके एकमात्र तरीका है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहाँ ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के अलावा निर्माण किया जाता है। समकक्षीय में अंतःक्रिया को अत्यधिक
महत्व दिया जाता है और संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आकलन प्रायः रचनात्मक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वह प्रतिपृष्ठ प्रदान करने और विद्यार्थियों की समझ का मार्गदर्शन करने के लिए अधिगम की पूरी प्रक्रिया को दौरान लगातार होते रहते हैं और वे अधिगम की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाते हुए विविध रूपों को अपनाते हैं। यह कथन कि मानक संदर्भित परीक्षण की आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है, इस संदर्भ में सही नहीं है, जबकि मानक संदर्भित परीक्षण जो समूह मानदंडों के विरुद्ध विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करते हैं, आकलन प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकते हैं। वे विद्यार्थी अधिगम का आकलन करने का एकमात्र तरीका नहीं है। एक सामाजिक रचनात्मक औपचारिक में सामान्य आकलन विधियों की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, जिसमें रचनात्मक आकलन, प्रदर्शन आधारित आकलन, स्व-आकलन और अन्य शामिल है। इस बात का निष्कर्ष निकाला गया है कि मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उनकी खोज की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए का महत्वपूर्ण कारण है, जो सीखने की प्रभावी करता है। जाति के बच्चे को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण कारक है, जो सीखने को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उनके अधिगम की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यह लेव वाइकोस्की की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक मूल पहलू है, जो यह बताता है कि अधिगम की विकास सामाजिक घटनाओं के अंदर अंतर्निहित है और तब होता है जब एक बच्चा अपने सांस्कृतिक वातावरण में लोगों, वस्तुओं और प्रतीकों के साथ आंतरिक अंतःक्रिया करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक इस बात पर प्रभाव डाल सकता है कि एक विद्यार्थी क्या जानता है या वे जीवन के कैसे देखता है, जो परिवर्तित रूप में उनकी नई जानकारी तक पहुँचने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने को शिक्षकों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों से जोड़ने के लिए निर्देश तैयार करने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिगम अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी हो जाएगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रेरित शिक्षार्थियों को बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंतरिक रूप से महारत उन्मुख, आंतरिक रूप से प्रदर्शन उन्मुख, बाह्य रूप से महारत उन्मुख, बाह्य रूप से प्रदर्शन उन्मुख। शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रेरित
प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंतरिक रूप से महारत उन्मुख विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए और महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरक शिक्षार्थियों के अंदर से आंतरिक आती है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी जिज्ञासा, रुचि या आनंद के कारण संघ के लिए अधिगम में संलग्न होते हैं। उनके चुनौतीपूर्ण कार्य करने कठिनाइयों का सामना करने हर उच्च स्तर की उपलब्धि प्रदर्शन करने की अधिक संभावना होती है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों को विद्यार्थियों के आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महारत उन्मुख लक्ष्य योग्यता और समझ के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महारत उन्मुख लक्ष्य वाले विद्यार्थियों हाथों में विद्यमान सामग्री या कौशल को सीखने, समझने या उनमें महारत प्राप्त करने और प्रयास करते हैं। वे अधिगम की प्रक्रिया को महत्व देते हैं और दूसरों को प्रदर्शन से तुलना को लेकर चिंतित नहीं होते हैं। यह उपागम गहन समझ और ज्ञान की दीर्घकालिक अवधारणा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थियों बनाने के लिए और महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में माध्यमिक विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। माध्यमिक विद्यालय कक्षा में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ये और दोनों गलत है। एक प्रभावी अधिगम को वातावरण में प्रश्न पूछना सहित विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की अनुमति देने से न केवल संबंधों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह विषय वस्तु की गहन समझ को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह आलोचनात्मक चिंतन कौशल और सक्रिय अधिगम के वातावरण को प्रोत्साहित करता है, जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आवश्यक है। तर्क आर में उल्लेखित निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। निष्क्रिय रूप से श्रवण एक अधिगम उपागम को संदर्भित करता है जहाँ विद्यार्थी सक्रिय रूप से संलग्न हुए बिना केवल जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे यह विविध तथ्यों को याद रखने के लिए कार्य कर सकती है, लेकिन यह सामग्री की गहन समझ को बढ़ावा नहीं देती है। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करती है। सक्रिय शिक्षण जहाँ विद्यार्थी संलग्न होकर प्रश्न पूछते हैं और
और सक्रिय रूप से जानकारी संसाधित करते हैं, सामान्यतः अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अधिक प्रभावी होता है। डैश और डैश एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ड्रिल और बार बार अभ्यास, प्रतिस्पर्धा और महत्वपूर्ण प्रतिबंधित निष्क्रिय रूप से सर्वनाम, नकल, अन्वेषण और पूछताछ। डैश और डैश एक कक्षा को विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। अन्वेषण और पूछताछ एक कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। डी अन्वेषण आधारित अधिगम सक्रिय शिक्षा का एक रूप है जो प्रश्न, समस्याओं या परिदृश्यों को प्रस्तुत करके शुरू होता है और विद्यार्थियों को जांच करने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह जिज्ञासा, सक्रिय अधिगम और स्वनिर्देशित शोध को बढ़ावा देता है। पूछताछ अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है जो चिंतन और अधिगम को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो वे अपनी अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। वे सामाजिक सामग्री के बारे में अधिक गहनता से चिंतन करते हैं और वे इसे अधिक ठीक प्रकार से समझते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया, अन्वेषण और पूछताछ एक छात्र को अपने विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है। कई विचारों को सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, केवल सूचना को पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, बार बार शोध और अभ्यास पर बल देकर, यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चे को सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है। कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके आलोचनात्मक चिंतन को विस्तृत और तार्किक रूप से जानकारी और विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करने की क्षमता शामिल होती है। यह याद रखने और जानकारी को सरल पुनरुत्पाद से परे है। विद्यार्थियों को कई विचार और सहज अनुमान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षिका सृजनात्मक और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दे रही है। कई विचारों को प्रोत्साहित करना जब विद्यार्थियों को किसी समस्या के विभिन्न विचारों या समाधानों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो इससे उनकी समालोचनात्मक रूप से सोचने की, विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार करने की क्षमता बढ़ती है। सहज ज्ञान युक्त अनुमान विद्यार्थियों को सहज अनुमान लगाने की अनुमति देने से उन्हें संभावित समाधानों तक पहुंचने के लिए अपनी प्रवृत्ति, तर्क और पूर्व ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे गहन सोच और अंतर्दृष्टि पैदा हो सकती है।
आपसी चिंतन को कई विचारों को बढ़ावा देकर शिक्षिका अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। यह संभावित उत्तरों या उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करने की क्षमता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक शिक्षिका कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके अपनी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकती है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विशिष्ट घटनाओं को छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों को संदर्भित में क्या क्या करना चाहिए। छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देना चाहिए। इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपने व्याख्या जारी रखना चाहिए। इनका विश्लेषण करके शिक्षा अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षण के विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों को संदर्भ में क्या करना चाहिए। इनके विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। विभिन्न घटनाओं के बारे में विद्यार्थियों के पास जो वैकल्पिक सिद्धांत या पूर्वधारणाएं हैं, वह उनके विद्यमान ज्ञान और आधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दंड या पुरस्कार के माध्यम से इन अवधारणाओं को अनदेखा करने या समाप्त करने का प्रयास करने के अलावा उन्हें स्वीकार करना और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एकीकृत करना अधिक प्रभावी तरीका है। जब शिक्षक इन सरल सिद्धांतों को समझते हैं तो वे इन अवधारणाओं को बनाने या चुनौती देने के लिए निर्देश तैयार कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी को अपनी क्षमता को परिष्कृत करने और अधिक वैज्ञानिक रूप से यथार्थ विचारों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। यह उपागम रचनात्मक शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप है, जो नए ज्ञान के निर्माण में पूर्व ज्ञान और सक्रिय अधिगम को महत्व पर जोर देता है। इसके अलावा इन सरल सिद्धांतों को सीधे संबोधित करके शिक्षक विद्यार्थियों को उनके आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने और वैज्ञानिक तर्क और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने में भी मदद कर सकते हैं। कथन ए छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं। कक्षा छात्रों को अपनी स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अधिगम प्रभावी होता है जब विद्यार्थी स्वामित्व होते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए में कहा गया है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं को अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता
दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थियों को स्वयं के अधिगम की प्रक्रिया का स्वामित्व लेने, स्वयं के अधिगम के लक्ष्यों के बारे में निर्णय लेने और स्वनिर्देशित अधिगम में संलग्न होने की अवसर मिलने चाहिए। तर्क अभिकथन का समर्थन करता है और यह बताता है कि अधिगम तब प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब विद्यार्थी अपने अधिगम को उद्देश्यों को निर्धारित करने, अधिगम की युक्तियों को के बारे में विकल्प बनाने और अपनी प्रगति की निगरानी करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो वे अधिगम की प्रक्रिया में अधिक वयस्क और निवेशित होते हैं, जिससे अधिगम के परिणाम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होते हैं। इस व्याख्या और इसके पीछे सही तर्क प्रदान करती है कि विद्यार्थी को कक्षा में उचित स्वायत्तता क्यों दी जानी चाहिए। जब विद्यार्थी ने अपने अधिगम पर स्वामित्व लेने की भावना होती है तो वे अधिक अभिप्रेरित, जिम्मेदार और आत्मविनियमित होते हैं, जिससे सामग्री की गहन समझ और उसे बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही और कारण और उचित रूप से बताता है कि कक्षा में छात्रों को उचित स्वायत्तता प्रदान करने, उनके अधिगम और समग्र शैक्षणिक विकास के लिए लाभदायक क्यों है।